ऋग्वेद, ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद यज्ञ, मंत्र, अध्यात्म, है ना? लेकिन क्या हो अगर ये प्राचीन ग्रंथ सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार न होकर कुछ और भी हो? सवाल ये है कि क्या हम इन प्राचीन पन्नों को सही नज़र से देख भी रहे हैं? क्या इनमें सिर्फ प्रार्थनाएं और रस्में ही लिखी हैं? या फिर ये एक तरह की 3,500 साल पुरानी केस फाइल्स हैं, उस दौर के 2 सुपर डॉक्टर्स अश्विनी कुमारों की केस फाइल्स। सोचिए, एक तरह का मेडिकल जर्नल जो हमें उस युग की अविश्वसनीय तकनीकी तरक्की के बारे में बताता है। तो चलिए आज इन्हीं केस फाइल्स की पड़ताल करते हैं। ठीक है, तो अपनी पहली केस फाइल खोलते हैं। ये कहानी है विशपला नाम की एक योद्धा की, और यकीन मानिए ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि विशपला एक महिला योद्धा थीं। ऋग्वेद में एक खेल के युद्ध का जिक्र है जिसमें लड़ते हुए वो अपना एक पैर खो देती हैं। अब सिचुएशन ये है कि उन्हें फौरन जल्द से जल्द युद्ध के मैदान में लौटना है। प्रॉब्लम तो बिल्कुल साफ है, पर इसका सल्यूशन वो हैरान कर देने वाला है। ऋग्वेद में लिखा है कि अश्विनी कुमारों ने रातों रात, सिर्फ एक रात में, उन्हें एक आईसी जंघाम लगा दी। आईसी जंघाम यानी लोहे का पैर, ताकि वो अगली सुबह फिर से लड़ सकें। ये शायद इंसान के इतिहास में एक फंक्शनल प्रोस्थेटिक लिम्ब यानी कृत्रिम अंग का सबसे पहला लिखित रिकॉर्ड है। लेकिन एक मिनट, लोहे का पैर, ये सुनने में ही कितना भारी और अजीब लगता है ना। यहीं पर हमें एक कवि की भाषा और एक इंजीनियर की हकीकत में फर्क करना होगा। आयस शब्द का मतलब उस जमाने में किसी भी मजबूत धातु के लिए हो सकता था, जैसे कि कांस्य या ब्रॉन्ज। तो शायद ये ठोस लोहे का एक भारी भरकम पैर नहीं, बल्कि धातु का बना एक हल्का, खोखला और मजबूत ढांचा था। जरा इसकी प्रोसेस के बारे में सोचिए। किसी माहिर करमार यानी मेटल वर्कर ने पहले विशपला के पैर का एकदम सटीक नाप लिया होगा। फिर धातु की पतली पतली शीट्स को पीट पीट कर एक खोखला एनाटॉमिकल शेप दिया होगा ताकि वजन कम से कम रहे। और आखिर में उसे चमड़े की पट्टियों और कुशनिंग के साथ आराम से फिट किया गया होगा। इसी को हम आज की भाषा में प्रोटोबायोनिक्स कह सकते हैं, यानी बायोलॉजी और इंजीनियरिंग का शुरुआती संगम। ये दिखाता है कि उस समाज ने विकलांगता को बस किस्मत का खेल मानकर छोड़ नहीं दिया, बल्कि उसे एक टेक्निकल प्रॉब्लम की तरह देखा जिसे सुलझाया जा सकता था। ये सोच ही अपने आप में बहुत आगे की है। शरीर का एक हिस्सा बदलना ये तो ठीक है, पर क्या हो अगर पूरे के पूरे शरीर को ही नया कर दिया जाए? चलिए अपनी दूसरी केस फाइल की तरफ बढ़ते हैं, जो है ऋषि च्यवन की कहानी। तो हुआ यूं कि ऋषि च्यवन तपस्या करते करते इतने ज्यादा बूढ़े और कमजोर हो गए थे कि उनका शरीर दीमक लगी लकड़ी जैसा हो गया था। वो हिल भी नहीं पाते थे। चैलेंज था एक्सट्रीम ओल्ड एज और कमजोरी। ऋग्वेद के शब्द एकदम काव्यात्मक हैं। कहते हैं कि अश्विनी कुमारों ने ऋषि का पुराना चोला ही बदल दिया, ठीक वैसे ही जैसे एक सांप अपनी केंचुली उतार देता है, और उन्हें फिर से युवा बना दिया। अब जाहिर सी बात है, कोई भी इंसान जादू से रातों रात बूढ़े से जवान तो नहीं हो सकता। तो अगर ये जादू नहीं था तो फिर क्या था? ये असल में कायाकल्प यानी रिजुविनेशन थेरेपी का एक काव्यात्मक वर्णन हो सकता है। मतलब ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक पूरी मेडिकल प्रक्रिया थी जिसका मकसद था शरीर को अंदर और बाहर दोनों तरफ से साफ करके नई जान डालना। इस प्रक्रिया में खास जड़ी बूटियों के लेप, पोषक तत्वों से भरपूर डाइट और शरीर को डिटॉक्स करने वाले तरीके शामिल रहे होंगे। और मजे की बात तो ये है कि ऋषि च्यवन के लिए जो खास हर्बल मिक्सचर तैयार किया गया था, वही आगे चलकर च्यवनप्राश के नाम से मशहूर हुआ। ये कहानी दिखाती है कि बुढ़ापे को एक मजबूरी नहीं, बल्कि एक ऐसी कंडीशन माना गया जिसका इलाज हो सकता है। और यही तो मॉडर्न जीरियाट्रिक्स यानी वृद्धावस्था विज्ञान की नींव है। अच्छा, तो हमने शरीर की इंजीनियरिंग तो देख ली। अब जरा जमीन से उठकर समंदर की गहराइयों में चलते हैं। हमारी आखिरी केस फाइल है भुज्जू नाम के एक शख्स के अविश्वसनीय समुद्री बचाव अभियान की। ऋग्वेद में एक व्यापारी भुज्जू का जिक्र है जो समंदर में कहीं खो गया था। उसे बचाने के लिए अश्विनी कुमारों ने जो जहाज भेजा उसे शतअरित्र कहा गया है, यानी 100 चप्पुओं वाला जहाज। 100 ये कोई छोटी मोटी नाव नहीं हो सकती। ये एक बहुत बड़े ताकतवर जहाज की तस्वीर पेश करता है। ये पूरा रेस्क्यू मिशन 3 दिन और 3 रात तक चला था,
जरा सोचिए, बिना किसी जीपीएस या कंपास के खुले समंदर में रास्ता खोजना। इसका मतलब साफ है कि उन्हें ध्रुव तारे और नक्षत्रों को देखकर दिशा पहचानने का ज्ञान था। ये एक पूरी तरह से प्लान किया गया मिशन था, जिसके लिए जहाज पर खाने पीने का पूरा इंतजाम भी था। तो देखिए, हर चीज एक कहानी बता रही है। 100 चप्पू एक विशाल जहाज का संकेत है। 3 दिन का मिशन एस्ट्रोनॉमिकल नेविगेशन में महारत दिखाता है। ऋग्वेद में ये भी कहा गया है कि जहाज पानी नहीं सोखता था, जो कि लकड़ी की वाटरप्रूफिंग की एडवांस टेक्निक की ओर इशारा करता है। ये सब मिलकर एक हाई टेक नेवल इंजीनियरिंग की क्षमता का सबूत देते हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है, ये मिशन इस आम धारणा को चुनौती देता है कि वैदिक सभ्यता सिर्फ नदियों के किनारे बसी थी। नहीं, ये दिखाता है कि उनकी पहुंच और क्षमता खुले समंदर तक थी। तो एक बायो इंजीनियर्ड पैर, एक एंटी एजिंग थेरेपी और एक हाई टेक नेवल रेस्क्यू। जब हम इन तीनों कहानियों को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर उभरकर सामने आती है। इन सब में एक कॉमन पैटर्न है, विकलांगता की समस्या का हल बायो इंजीनियरिंग से, बुढ़ापे का हल जेरियाट्रिक्स जैसी सोच से, और समुद्री आपदा का हल एडवांस्ड नेवल इंजीनियरिंग से। प्राचीन समस्याएं और उनके तकनीकी समाधान। सबसे जरूरी बात यह है कि हर बार, हर केस में समाधान किसी पूजा पाठ या चमत्कार से नहीं आ रहा है, बल्कि एक ठोस, व्यवहारिक और तकनीकी तरीके से आ रहा है। ये एक वैज्ञानिक सोच को दिखाता है। पहले प्रॉब्लम को समझो और फिर उसे हल करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो। तो आखिर में ये सवाल उठता है कि अगर ये कहानियां सिर्फ कोरी कल्पना या मिथक नहीं, बल्कि विज्ञान और तकनीक की एक डायरी हैं, तो फिर इन प्राचीन ग्रंथों में और न जाने कितने ऐसे राज छुपे हो सकते हैं जिन्हें हम सदियों से शायद बस नजरअंदाज करते आ रहे हैं।